वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आज की हमारी डेट हो चुकी है 30 तारीख और इस साल का ये लास्ट दूसरा दिन है। इसके बाद 31 और ये वाला साल पूरा खत्म। 2024 से नई शुरुआत होने वाली है। नई तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, नए करंट अफेयर्स को कवर अप करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो अब हम लोग आज कवर करेंगे वो इस साल के एंड के टॉपिक्स को कवर अप करते हुए चलते हैं। देखते हैं क्या क्या जरूरी हमसे पूछा जा सकता है। तो देखो भाई, इसमें अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है या आपको लगता है कि भाई हमें पीडीएफ से पढ़ाई करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला है हमारा नंबर, इस पे कॉल करो और जो भी इंफॉर्मेशन जो भी कुछ आपको लेना है यहाँ पर वो आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। देखो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा बहुत है। आपको जो है ये पता चल जाएगा कि कौन सी अपडेट कहाँ पे कब आ रही है, क्या चीज है, तो उस हिसाब से आपको सारी इन्फॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी। ठीक है, ये हैं हमारे आज के 5 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है इंडिया से इलीगल इमिग्रेशन होना। फिर 2024 में इम्पोर्टेंट अनसर्टेनिटीज। फिर इंडिया और रशिया की न्यूक्लियर कोलैबोरेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, आरबीआई की ग्रोथ रेट। मैं आपको बता दूं ये पांचों के पांचों ज्यादातर हमारे मेंस के लिए रेलेवेंट होंगे। मतलब कि मेंस में पूछे जाएंगे। जैसे फर्स्ट सबसे पहला है, जैसे अभी एयरबस A340 एयरक्राफ्ट जो है रोमानिया का, रोमानिया कहाँ पे, यूरोप में। रोमानिया लेजेंड एयरलाइंस जो कि इंडियन पैसेंजर्स को यहाँ पे लेकर के जा रहा था निकारागुआ की तरफ, वो यहाँ पर फ्रांस में हिरासत में ले लिया गया है। उन भारतीय यात्रियों पर मानव तस्करी का आरोप लगा दिया, लेकिन भारत में उनको भारत जाने की अनुमति दे दी। ठीक है, जब वो एयरक्राफ्ट लैंड हुआ रिफ्यूलिंग के लिए विट्री एयरपोर्ट पर, तो फ्रांस की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए यहाँ पर भारतीय यात्री और वहां पे जो उनका मेन पायलट है उसको यहाँ पर हिरासत में ले लिया। क्वेश्चनिंग वगैरह की गई, पूछताछ की गई, तो फ्रांस के अधिकारियों ने ये पता चला कि अनेक यात्रियों ने जो है निकारागुआ जो है, मतलब ये जो जगह है लैटिन अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, वहां पर होटल के कमरे बुक किए थे और पास में ही कुछ यूएई के कुछ वापसी टिकट थे, जिस पर उनके ऊपर क्या है, उनको संकेत या फिर एक संदेह हो रहा था। 303 इंडियंस थे जो कि वहां पे जा रहे थे, जिनमें से 25 ने फ्रांस में कानूनी शरण मांगी थी और 2 यात्रियों को एकाधिक पासपोर्ट और पर्याप्त मात्रा में धन रखने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था। ठीक है, इसे कहते हैं डंकी रूट। एक एक तरीके का एक ऐसा इमिग्रेशन रूट है जो कि यूएस, यूके और कनाडा जैसी कंट्रीज में जाके आपको इलीगल तरीके से अलाउ कर देता है, उसे कहते हैं डंकी रूट। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में कई ऐसे युवक हैं जिनके ऊपर ये बात बोली गई है कि दे आर डूइंग दिस। ठीक है, तो उसे कहते हैं यहाँ पर डंकी रूट। ठीक है भाई, तो ये यूके से इंडिया जाने का और ये सारे हैं, कई लोगों को यहाँ पर रोका गया है, उसे डंकी रूट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साउथ अमेरिका की कंट्रीज में जाओ, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, ब्राजील और ये सब, वहां से ये चीजें होती हैं। ये डंकी जो शब्द की शुरुआत है ना वो यहीं से निकल के आई है। पंजाबी जैसे होता है ना कि एक तरीके से जंप करने को होते हैं, उसे कहते हैं डंकी रूट। ठीक है, क्या होता क्या है, यहाँ पर कई लोग इससे आते हैं ताकि वो लोग अपनी बेटर एक लाइफ को तलाश कर सके। अपनी होम कंट्री में उनको उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा तो वहां जाते हैं, जो कि अमेरिका जाने के लिए कई लोग इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक इलीगल तरीका होता है, रिस्की भी होता है, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम करता है। अगर आप डंकी रूट से अमेरिका जाते हो तो आपको 15 से 40 लाख के बीच में और ये 70 लाख तक का यहाँ पे कॉस्ट आपको लग सकती है इस डंकी रूट से आने जाने में, जैसे अमेरिका जाने के लिए डंकी रूट को इलीगल तरीके से इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा इस पे आप खर्च करोगे उतना उतना ज्यादा जो है यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़ेगी। तो इंडिया के लिए यहाँ पर ये जो एक इलीगल माइग्रेशन है, इसे डंकी फ्लाइट भी कहते हैं, जो एक इलीगल तरीके से होता है। और ये पंजाबी का वर्ड है डंकी, वहां से निकल के आया है, जिससे आप अनऑथराइज तरीके से यूएस, कनाडा, यूके जैसी कंट्रीज में
इंडियंस लोग जो रास्ता अपनाते हैं इलीगल तरीके से वहां पे अनऑथराइज्ड एंट्री का, ठीक है। डंकी कौन होता है? गधा, जो ऐसे होता है ना कि डंकियों की तरह चल रहा है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह वो हॉप करते हुए जा रहे हैं। तो ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू जो है, जिनको वीजा लेना होता है वहां का, बहुत ज्यादा ज्यादा पेमेंट दे करके वो आराम से वीजा ऑब्टेन कर लेते हैं और वहां जाने का, रहने का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। तो ये उस जो फ्लाइट को रोका गया है फ्रांस के अंदर, वो इसी संदेह से यहाँ पर रोका गया था, ठीक है ना। तो एक ये छोटा सा आर्टिकल याद रखिएगा, डंकी रूट, इसको भी दिमाग में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे ही अगला आता है, अब 2024 की शुरुआत होने वाली है, 2023 के एंड तक आते आते हैं रशिया यूक्रेन इजराइल हमास वॉर, इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ा है पूरे के पूरे टाइम पीरियड में, इस पूरे कैटास्ट्रॉफिक ईयर 2023 के, उसके ऊपर हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पता है कि इस टाइम पीरियड में 2024 के आते आते और ज्यादा रशिया यूक्रेन वॉर इंक्रीज हो सकता है, भड़क और ज्यादा हो सकती है। यूएस में जो है राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की जीत जो है अगर हुई, तो दोबारा से यूक्रेन में युद्ध के परिणाम पर निर्भर हो सकती है। और यूक्रेन के जेलेंस्की जो है, जो वहां के प्रेसिडेंट है, वो वैसे भी ऑलमोस्ट हार चुके हैं इस वॉर को, तो वहां से हताश होकर के वो कुछ और नए कदम भी उठा सकते हैं। और यूक्रेन में जीतने की वजह से जो पुतिन है रशिया के, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है हमें देखने को मिले हैं इस पूरे टाइम पीरियड में। और इन सब के लिए इंडिया, यहाँ पर इंडिया में अभी क्या सिचुएशंस हो रही हैं, 2024 में इंडिया की इलेक्शंस हैं, मिड 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं अगले साल। और इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो आज भी उतने के उतने ही बने हुए हैं। और यहाँ पर जो है इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं वो और डायरेक्टली सही नहीं होने वाले, टकराव के चांसेस और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर मैं इंडिया के बाहर की कंट्रीज के साथ रिलेशन की बात करूं तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इमीडिएट नेबरहुड में, वेस्ट एशिया में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटरनल डायनामिक्स में भी इम्पैक्ट पड़ता है, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो रिलेशन सेंटर यहाँ पे मेंटेन करता है बाकी कंट्रीज के साथ, स्टेट में भी उसी प्रकार की यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब बनता है। तो सेम जो है वो रिलेशन किसी भी तरीके से यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा एक आर्टिकल था, क्योंकि अब कुछ टाइम में 2024 आने वाला है और नया साल शुरू होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की चीजें कहाँ कहाँ पे क्या क्या कैसे चल रही हैं, राइट। तीसरा आर्टिकल, इंडिया और रशिया का न्यूक्लियर कोलैबोरेशन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी रशिया ने इंडिया के कुडनकुलम में जो है, कुडनकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ये इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहाँ पर रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और भारत के इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, इन सब ने मिलकर के कुडनकुलम पे अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है। इंडिया का सबसे बड़ा तमिलनाडु का न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसमें और ज्यादा इसमें असिस्टेंस की हेल्प से किया जा रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन मार्च 2002 में शुरू हो गया था, इसका एक ऑपरेशन 2016 में चल भी चुका है, लेकिन फुल कैपेसिटी पे अभी नहीं चला है। तो 1000 मेगावाट की फुल कैपेसिटी पे चलने के लिए 2027 तक का वेट किया जाएगा, और इसके लिए रशिया पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है, इंडिया में असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है वो आज के नहीं, वो बहुत पुराने से बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर है। और 1950 से ही हम लोग, चाहे टेररिज्म का मामला हो, डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस पे तो सबसे ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया है 1955 से। जब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर सोवियत यूनियन गए हैं तब से ये रिलेशनशिप और अच्छे रहे हैं। 1971 में ट्रीटी साइन करी हो, 1971 के वॉर में एक दूसरे की हेल्प करना हो, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, 15-16 और रिएक्टर बनाए जाएंगे, तो इस तरीके से ये एक गुड कोलाबोरेशन के रूप में शामिल हो सकता है। तो आप लोगों को दिमाग में क्या रखना है कि इंडिया और रशिया का जो कोलाबोरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है विद टाइम, ठीक है। और साथ ही साथ अभी जो हमारे जयशंकर हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स में मिनिस्टर, वो यहाँ पर और ज्यादा चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन हाँ, रुपए और रूबल की पेमेंट के ऊपर कोई डिस्कशन अभी तक नहीं किए गए हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन अभी नहीं है। होगा तो मैं आपको डेफिनेटली उसके बारे में भी कवर अप करवाऊंगी। अगला आता है एजुकेटेड लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट
2023 में 8.2% था, मार्च 2023 में 6.8% डिक्रीज हुआ है। लेकिन फिर भी एजुकेटेड यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीजन बना हुआ है। दिसंबर 2023 तक आते आते इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे ज्यादा बढ़ गया है, 16 महीनों में सबसे ऊंचा 8.30 पहुंच गया। तो बेरोजगारी इस हद तक पहुंची हुई है। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहली बात, एजुकेटेड लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर सबसे पहले विश्वेश्वरैया ने डिस्कस किया था 1932 में। इवन इन्होंने 1934 में जो है एक बुक भी लिखी थी जिसमें उन्होंने नेशनल इनकम को डबल करने के ऊपर भी बात कही थी। विश्वेश्वरैया आपको पता होंगे कि एक सोशल इंजीनियर हैं और सिविल इंजीनियर थे, और इन्हीं के बर्थडे वाले दिन हम लोग क्या मनाते हैं, इंजीनियर्स डे। ठीक है, क्या मनाते हैं इस दिन हम, इंजीनियर्स डे। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। कौन कौन सी बुक्स वगैरह इन्होंने लिखी हैं, 1934 में इन्होंने लिखी थी। कौन सी बुक थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने फार्मर्स की इनकम को और नेशनल इनकम को डेवलप करने के ऊपर बातचीत कही थी। तो सबसे पहले ये चीज कही 1932 में विश्वेश्वरैया, लेकिन बुक इनकी 1934 में आई थी। लेकिन फिर भी आज में 90 सालों बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट एक हमारा रीजन बना हुआ है। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाईली एजुकेटेड लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट का कोई डिसगाइज्ड या फिर स्ट्रक्चरल या फ्रिक्शनल टाइप है। ये एक तरीके की प्रॉपर ही, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है कि हम लोग टाइप में पढ़ रहे हैं। ये एक एनालिसिस वे में ही बताया गया है। सर्वे जो किया गया है 18 से 65 के एज के लोगों के बीच में, तो यहाँ पर ये चीज देखी गई है। 2022-23 का डेटा एजुकेटेड कैटेगरी में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा दिखा रहा है। जितने भी ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री है, उनमें भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो रेट देखने को मिल रहा है। ये डेटा बताया गया है एनएसएसओ में। ठीक है, तो लेबर फोर्स यहाँ पे चेंज होगी, और ये जो पूरा एक प्रॉब्लम चल रही है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आता है तो आप ये वाले डेटा को भी रख सकते हो, या फिर यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग जैसे आर्टिकल्स कुछ भी आते हैं तो उसमें आप ये सारी चीजें भी लिख सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण ये भी है कि स्किल्स का मिसमैचिंग हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो वो चीज है, स्किल्स का मिसमैच ना होके एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की जरूरत है स्कूल्स में। और हमारे जो करिकुलम है उसमें कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीजों को प्रमोट करे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ऐसी पॉलिसीज को सरकार लेके आए जिसमें लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को फाइनेंशियल असिस्टेंस करना आसान हो जाए, उनके ऊपर बर्डन ना पड़े इस चीज का। राइट। और एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म, ये तो सबसे बड़ा एक कारण है, ये तो हम हमेशा से ही पढ़ते आए हैं कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म तो करना बेहद जरूरी है, उसके बिना तो कुछ भी यहाँ पर करना संभव ही नहीं है। ठीक है भाई, लास्ट आरबीआई का ग्रोथ प्रोडक्ट जो प्रोजेक्शन है उन्होंने यहाँ पर बताया है। आरबीआई ने जो है प्रोजेक्ट किया है यहाँ पर 2023-24 का जो समय आ रहा है उसमें हमारा ग्रोथ रेट 7% रहेगा। लेकिन आईएमएफ ने 6.3% कहा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने इसको 6.3% पे ही स्टॉप कर दिया है। तो इस प्रकार से ये कुछ ग्रोथ रेट प्रोजेक्शंस जो है वो किए जाते हैं। तो अपने को भी ये ग्रोथ रेट और ये प्रोजेक्शंस वगैरह ये सारी बातें जो है एकदम क्लियर सी होनी चाहिए कि कितने कितनी प्रोजेक्शंस है और क्या है। तो देखो ग्रोथ रेट दोनों ने अपनी अलग अलग तरीके से बताई हैं। और ये जो ग्रोथ रेट होती है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये डिपेंड करती है कि आप कितना ज्यादा एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कर रहे हो, आप कितना ज्यादा एक्सपोर्ट बाकी कंट्रीज को कर रहे हो। अगर आप एक्सपोर्ट आपका ज्यादा होगा तो डेफिनेटली जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है वो उसी हिसाब से चलता है। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर अगर होगा ध्यान तो सबसे ज्यादा फायदा देता है। लेकिन वही बात है कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो फोकस है वो अभी है लेकिन अंडर डेवलप्ड में चल रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है कि थोड़ा सा इसराइल हमास वॉर की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सारी जो चेन्स है ना वो डिसरप्ट हो चुकी है। और इंडिया जो है वो थोड़ा इन चीजों पे भी ध्यान दे रहा है, इन्वेस्टमेंट्स पे भी ध्यान देने की पूरी कोशिश की जा रही है। और बेटर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज को लेके आने की कोशिश है, जो कि अगर आएंगी तभी एक देश को और ज्यादा फायदा मिल सकता है। अदरवाइज वो और ज्यादा इशू क्रिएट हो जाएगा, कोई भी उसका फायदा नहीं हो पाएगा। राइट। तो इस तरीके से ये सारे फैक्ट्स को ध्यान रखने की जरूरत है।
और क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी चेंज ये भी ध्यान देना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने अपने इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। COP26 में हम लोगों ने बात करी थी, COP27 में, 28 में भी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम कर देंगे, राइट। तो ये सब हमने अभी भी कुछ स्टेप्स लिए ही हैं ये वाले। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, इथेनॉल बेस्ड हाइड्रोजन फ्यूल्स हो गए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसे टॉपिक्स हो गए, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो गया, इन सब पे ध्यान देने की जरूरत है। फ्यूचर कंसर्न्स भी यही कहते हैं कि थोड़ा सा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट यहाँ पर उठाए और लोगों को और ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करे। अब आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से कम बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, इसलिए मैं इस चीज को आपको क्लियर करवा दूं। एक लेयर होती है जिसका नाम है ई प्राइम लेयर। कौन सी लेयर है? ई प्राइम लेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये एक रिसर्च कंडक्ट की गई है, उसे कहते हैं ई प्राइम लेयर। ये मिस्टीरियस लेयर है जो कि अर्थ के कोर के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिली है। मिस्टीरियस है, आउटर मोस्ट लेयर जो है उसके आसपास देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि उस प्लैनेट पे वाटर बहुत डीपली पेनिट्रेट हो गया है बिलियंस ऑफ ईयर्स में। तो ये वहां से ये जो है वो डेवलप हुई है, ऐसा बताया गया है। और ये जो है पूरा एक लैब है, पेट्रा थर्ड, उसने डिस्क्लोज किया है। आर्गोन नेशनल लैब, इन्होंने काफी सारी चीजें यहाँ पर डिस्क्लोज करी हैं जहां से ये चीज समझ में आई। ई प्राइम लेयर आउटर मोस्ट पार्ट पे देखने को मिली है और ये जो है हाइड्रोजन रिच सिलिकॉन डिप्लीटेड कॉम्पोजिशन है इसके अंदर। और इससे ये थोड़ा सा रिवील हुआ है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यहाँ पर, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो जिसमें सरफेस वाटर होता है, वो उसकी वजह से यहाँ पर ये चीज डीपली निकल के आई। केमिकल रिएक्शंस हुई हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ देखने को मिला है, राइट। तो ये भी आप याद रखिएगा। अर्थ की कॉम्पोजिशन में भी कुछ ऐसे देखने को मिला है कि मैंटल के जो नीचे, एक क्वेश्चन आया था, सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, फिर मैंटल और फिर कोर। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में, यूपीएससी ने पूछा था कि जो अर्थ के नीचे होता है कोर, कोर में आपको सबसे ज्यादा इनमें से क्या चीज देखने को मिलेगी, कौन सा मेटल देखने को मिलेगा? तो कोर में आपको सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन या सिलिकॉन, सबसे ज्यादा आयरन देखने को मिलेगा। अमंग्स द ऑप्शन सबसे ज्यादा आयरन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी एक याद रखिएगा। ऐसा बोला जा रहा है कि कोर और मैंटल के बीच में एक नई लेयर है, ई प्राइम लेयर के नाम से बोला गया। आउटर मोस्ट पार्ट है ना जो कोर का, ये लिखा है ना कोर का आउटर मोस्ट पार्ट, वहां पे देखने को मिला है कि दोनों के बीच में एक मेटल है जिसको जो है सिलिकॉन से रिएक्ट कर जाता है, सिलिकॉन डिप्लीट कॉम्पोजिशन हो जाती है इसमें। क्यों? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स में जो है सरफेस वाटर है जो कि अर्थ के अंदर काफी डीप पेनिट्रेट, मतलब कि अंदर जाके डिसॉल्व हो गया है। अगला इंपॉर्टेंट है भाई, लैंगलैंड्स प्रोग्राम। अब ये लैंगलैंड्स प्रोग्राम क्या चीज है? अब देखो भाई, लैंगलैंड्स प्रोग्राम जो है ये रॉबर्ट लैंगलैंड्स ने स्टार्ट किया था, जो कि एल्जेब्रिक थ्योरी है, ज्योमेट्री की एक तरीके से थ्योरी आती है ये वाली। और ये जो है मैथमेटिक्स के काफी सारे एरियाज को इंक्लूड करके बनाया गया, आप कह लीजिए मैथ्स का सबसे बड़ा बिगेस्ट वर्ल्ड प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया है ये, ठीक है, मैथ्स का बिगेस्ट प्रोजेक्ट। ये अभी जो है रॉबर्ट लैंगलैंड, ये 87 ईयर्स के हैं, जिनको 5 साल पहले अभी मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा अवार्ड एबल प्राइज भी दिया जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये 1967 में रॉबर्ट लैंगलैंड ने स्टार्ट किया था, अभी भी हैं ये जिंदा। इन्होंने मतलब बताया है नंबर थ्योरी और हार्मोनिक एनालिसिस के बारे में, डीप कनेक्शंस बताया है, दो प्रोसेस के बीच में कनेक्शन। और इनको एबल प्राइज इस बार का नहीं मिला है। एबल प्राइज जो है मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा प्राइज होता है, जो कि 2023 का ल्यूस कैफरेली को मिला है। इनको पहले ऑलरेडी 5 साल पहले मिल चुका है लैंगलैंड प्रोग्राम को, ठीक है। तो वर्ल्ड्स का बिगेस्ट मैथ्स प्रोजेक्ट है ये वाला, नंबर थ्योरी और हार्मोनिक एनालिसिस को कनेक्ट करने वाला एक प्रोग्राम है लैंगलैंड्स प्रोग्राम। इसको भी दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। अगला आज का क्वेश्चन ई प्राइम लेयर के ऊपर है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि ये नई डिस्कवरी जो हुई है ई प्राइम लेयर की, ये हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर को किस तरीके से हार्म भी कर सकता है और इसका क्या एनालिसिस हो सकता है। मतलब इसकी स्टडी हमारे लिए जरूरी है। एक मिस्टीरियस लेयर आई है, तो इसमें क्या हमें और चीजें देखने को इसमें मिल सकती हैं।
इसके प्लेट टेक्टोनिक्स, मैग्नेटिक फील्ड, हीट जनरेशन, इंटरनल प्रोसेस में क्या क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, हमें वो क्या हेल्प कर सकता है हमारे पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि भाई अर्थ, जो अर्थ के अंदर से कोर में लीक हुआ है ना वाटर, इसकी वजह से ये लेयर फॉर्म हो गई है, कईयों का अलग इसमें कहना है। तो ये सारी बातें हैं, काफी सारे डिस्कशन इसके ऊपर हो करके, और ये नई यहाँ पर डिस्कवरी फाइनलाइज्ड हो चुकी है, ई लेयर के नाम से इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये सीरीज हुई थी, बहुत सारे लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया गया था कि वाटर किस तरीके से रिएक्ट किया होगा कोर के आउटर लेयर में, इसे कहते हैं आउटर कोर लेयर। तो आउटर कोर के लेयर में कैसे रिएक्ट किया होगा प्रेशर के समय, तब जाकर के कैसे बना होगा। ठीक है, तो ये ई लेयर जो है वो कैसी है, हाइड्रोजन रिच है, ये भी आपको बताना है, हाइड्रोजन रिच है, इसका फॉर्मेशन बता देना। फॉर्मेशन बताते ही आप बताना है कि ये जो है, मतलब रिसर्चर्स का कहना है कि इसको बनने में 1 बिलियन ईयर्स लगे होंगे, ये नहीं कि ऐसे हो गया एकदम से, रिएक्ट करने में 1 बिलियन ईयर्स लगे होंगे, तब जाकर के ये पूरी चीज बनी होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि इसमें, इसको बनने में खूब ज्यादा टाइम लगा होगा, और तब जाकर के ये पूरी लेयर एक तैयार हो पाई है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को यहाँ तक ये पॉइंट। तो इस तरीके से आपको पूरा ये वाला जो आर्टिकल है अपना, इसको पढ़ना है, लर्न करना है, समझना है, लिखना है, और ऐसे ही सवाल जो है हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो है क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, वो यहीं से और ऐसे ही यहाँ पर बनते हैं, आप लोगों को भी ऐसे ही पढ़ने हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग कंप्लीट करो, लिखो इन नोट्स को, वॉट एवर आई एम टेलिंग, जो भी आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है क्लास में, लिखवाती हूँ मैं सारी चीजें, जो भी हम पढ़ते हैं वो करो। और अगर आपकी रूटीन नहीं है तो 1 तारीख आने वाली है, सब लोगों को होता है ना 1 तारीख से हम रूटीन बनाएंगे, तो सभी लोग यहाँ पर 1 तारीख से पूरी अपनी इसका रूटीन जो है वो कंप्लीट कर लो, तैयार कर लो, और अपनी रूटीन के वाइज इसको, अपने करंट अफेयर्स को लिखना शुरू करो। वीकली करंट अफेयर्स का पूरा जो है वो इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, सारी वीडियोस जाके देख लो। ठीक है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स, अपना इस तरीके से ही लर्न करते हुए बढ़ते हुए चलना आगे, इसी तरीके से आपको इजीली हो जाएगा पढ़ना। ओके, तो कंप्लीट करते रहो, नोट्स को लिखते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो। ओके देन, बाय एवरीवन, जय हिंद।